हेलो एवरीवन। आज हम इतिहास के चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक को समझेंगे। यह चैप्टर सीटेट पेपर 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन ही आते हैं। साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। लेसन का नाम है जैसे अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अखेट मीन्स होता है शिकार, खाद्य मीन्स भोजन, संग्रह मीन्स इकट्ठा करना, से भोजन उत्पादन मीन्स उगाने तक के सफर को हम इस चैप्टर में समझेंगे। एक शिकारी के शिकार करने से लेकर भोजन इकट्ठा करने से उसके किसान बनने तक की यात्रा को हम इस लेसन में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार जो अपने अंकल के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, उसने देखा कि पेड़ पौधे घर सब चीजें बड़ी तेजी से पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। उसके अंकल ने उसे बताया कि जो ये ट्रेन है ये मात्र 150 साल पहले ही आरंभ हुई है, शुरू हुई है, और इसके बस जो है इसके कुछ दशक बाद आई है। तब वह सोचने लगा, जब ये सब चीजें नहीं थी जिनसे हम अब यात्रा कर रहे हैं, तो पहले जो मानव थे, पहले जो आरंभिक मानव थे, क्या वो यात्रा नहीं किया करते थे? क्या वो सारी जिंदगी एक ही जगह बिताया करते थे जहां उनका जन्म हुआ है? बताइए। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो लोग भी यात्रा किया करते थे। अब हम इस लेसन में देखेंगे क्यों करते थे। यहाँ पे आया है 20 लाख साल पहले। 20 लाख साल पहले भोजन का इंतजाम करने की विधि। जैसे जैसे वो भोजन इकट्ठा करते थे, अपना इंतजाम करते थे, उन्हीं के आधार पर, भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? अखेटक खाद्य संग्राहक। अखेटक खाद्य संग्राहक। तो भोजन के इंतजाम, जब वो किसान बने, जब वो खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे, तब उन्हें कृषक कहे जाने लगा, तब वो किसान कहलाए। ये क्या करते थे? ये शिकार कैसे करते थे? क्या क्या चीजों का करते थे? क्यों इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा? इसके बारे में हम इस लेसन में समझेंगे। देखिए, आगे देखते हैं क्यों जाते थे। इसके फर्स्ट है क्योंकि जिस स्थान पर जो आरंभिक मानव है ना, एक ही स्थान पर जब वो रहता था, तो वहां के तो वह पौधे भी, फलों को भी, जानवरों को भी, सबको खा जाता था। अगर वो सब चीजें नहीं रहेंगी, तब तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। फल भी खा लिए, जानवर भी खा लिए, बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तब उसे काफी लंबी यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी। ठीक है। अब ये तो था नहीं कि जोमेटो स्विगी है, उनसे खाना मंगा लें, तो उन्हें तो यात्रा करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए वो यात्रा किया करते थे। दूसरा कारण यह है कि कोई भी जानवर कोई भी जानवर या हिरण, मवेशी हुआ, अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। जब वो जाते थे ना, तो शिकारी क्या है, शिकार के पीछे पीछे जाता था। अब ये तो जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हिरण मवेशी, तो वो भी इनके पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे वो भी उन स्थानों पर जाया करते थे। तीसरा कारण क्या आता है? तीसरा कारण आता है कि जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसमों में आते हैं। जैसे कि मैंगो है, आम है, वो गर्मियों में आता है। इन सबको मौसम के अनुसार देखने के लिए अलग अलग इलाकों में घूमते रहते थे। इसलिए लोग इनकी तलाश में, फल फूल पेड़ पौधे, उनकी तलाश में, उनका उपयुक्त मौसम को जानने के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके घूमते रहते थे। थर्ड कांड, फोर्थ आता है, थर्ड हो गया मौसम के लिए, मौसम के अनुसार फलों को तलाशने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। चौथा कांड क्या आता है? ये आता है कि पानी। एक टाइम इंसान इन सब चीजों के बिना रह सकता है, पर पानी पानी के बिना नहीं रह सकता। इसलिए पानी के लिए तो कई कई क्या होते हैं, कई नदियां, झरने ऐसे होते हैं, कई नदियां ऐसी होती हैं जो एक मौसम में ही उपयुक्त जो मौसम है उसमें उसमें बारिश होगी। मानसूनी मानसूनी बोलते हैं ना, उसमें सदाबहार, कुछ नदियां जो सदाबहार होती हैं, कुछ मानसूनी होती हैं। अगर जिन मानसूनी नदियों का पानी खत्म हो गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर पानी नहीं रहा, वहां सूखा आ गया, तो ये आरंभिक जो मानव है, उनकी तलाश के लिए, पानी की तलाश के लिए इधर से उधर जाना पड़ेगा। पानी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। पानी के लिए हमने 4 कांड पढ़े, ये चारों प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। पांचवा आता था, पुरानी एनसीईआरटी में था, सामुदायिक संबंध।
संबंध होते थे उनके, जैसे कोई एक समुदाय का है, उसकी दोस्ती दूसरी समुदाय के बंदे से हो गई, मानव से हो गई, तो उससे मिलने के लिए वह जो जाया करते थे। अब वाली एनसीईआरटी में 4 ही हैं, तो यही 4 मानने हैं। नेक्स्ट चलते हैं आरंभिक मानव के। ये तो पता चल गया आपको क्यों घूमते थे। अब हमें पता चलता है कि जो ये आरंभिक मानव है, इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। कौन हमें ये सब जानकारियां बता रहा है कि वैसे वैसे उस टाइम में जो हंटर थे, वो लोग थे, वो ऐसे जो है अपने भोजन को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा किया करते थे। ये इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें, लास्ट लेसन में पढ़ा था, पुरातत्वविदों से। पूरा जो तत्वविद होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ये क्या करते हैं, ऐसी वस्तुएं मिली, इनको ये जो है कहीं थोड़ा सा कोई वस्तु मिली है जो उस समय ही बनी थी, उसी टाइम प्रयोग की जाती थी, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तब ये हमें बताते हैं कि ये वस्तु जो है, ये जो उनके द्वारा जो औजार है, लकड़ी है, पत्थर है, ये उतने टाइम पुरानी है। ये हमें बताते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से कुछ औजारों का उपयोग, जो औजार हैं, अब उन्होंने औजार बनाए हैं, अब औजारों का प्रयोग तो किस लिए करेंगे? जो वो शिकार कर रहे हैं, जिन शिकारियों के पीछे हैं, जिस शिकार के पीछे वो जा रहे हैं, उनको काटने के लिए, हड्डियां और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल को उतारने के लिए, पेड़ों की छाल जो होती थी और जो जानवरों की खाल होती थी, उनको उतारने के लिए या फल फूल काटने के लिए ही इनका प्रयोग किया करते थे, औजारों का। फिर उसके बाद आता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जो है एक, इस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि ये इस औजार से, ये वाला औजार है, इस औजार से ये पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा है। ठीक है, और इस वाले पिक्चर में हम क्या देखते हैं, इसमें देख रहे हैं कि वो किसी जानवर की खाल को सील रहा है। कोई जो मानव है, वो आरंभिक मानव है, वो जानवरों की खाल को बस्तर के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। इसके लिए हम इनका प्रयोग होता था, औजारों का प्रयोग इन चीजों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट आता है रहने की जगह निर्धारित करना। अब इसमें क्या है, ये जो लाल त्रिकोण ये लिखा हुआ है, पूरा पाषाणिक काल, नव पाषाणिक काल, महापाषाणिक काल, आरंभिक आधुनिक नगर। इसमें क्या कहा बोला गया है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान, वे साइट, वे पूरा स्थल है जहां पर अखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से उनके एविडेंस मिले हैं कि लाल त्रिकोण वाले, ये यहाँ पे लिखा हुआ संकेत में कौन से कहाँ पे है। लाल जो ये रेड त्रिकोण ट्रायंगल बनाया गया है, वो है पूरा पाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, पैलियोलिथिक कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहीं पे यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, कुरनुल गुफाओं में, कुरनुल गुफा, दूसरा है हुंसगी, थर्ड इज भीम बेटका। ये 3 स्थल हैं जो पूरा पाषाणिक काल के हैं। नेक्स्ट आता है नव पाषाणिक पुरास्थल। नव पाषाणिक पुरास्थल नियोलिथिक साइट वो आई है, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसने कहा कि ब्लू बॉक्स वाली, जो एक स्क्वायर की बॉक्स में, स्क्वायर की शेप में है, जैसे पयमपल्ली। नेक्स्ट आई हलूर, उसके बाद यहाँ से आई है, ये 2 साइट ए के आसपास है, महागढ़ा और कोलिड हवा। नेक्स्ट आई दाउजली हेडिंग, फिर आई यहाँ पे ऊपर कश्मीर में बुर्ज होम, फिर आए यहाँ पे मेहरगढ़। महापाषाणिक पुरास्थल जो ग्रीन सर्कल में दिए गए हैं, वो है महापाषाणिक पुरास्थल। महापाषाणिक पुरास्थल आदि चंदनूर और आई है ब्रह्मगिरी। जो ब्रह्मगिरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मिले थे, यहाँ पे क्या मिले पुरातत्वविद को, इनको साइट, इस साइट में मिले थे 33 सोने के मन के मिले थे यहाँ पे। ठीक है, आगे आगे बढ़ नेक्स्ट लेसन पे जाते जाएंगे, सब चीजें क्लियर होती जाएगी। यहाँ पे हमने पढ़ लिया पूरा पाषाणिक काल। जो पूरा पाषाणिक काल है, उसमें आई थी, उसमें 3 ही आई थी, भीमबेटका आई थी, कुरनूल आई थी और हुनसंगी आई थी। और नवपाषाणिक में सबसे ज्यादा साइट है। महापाषाणिक तो आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि इसमें तो 2 ही हैं, आदि चंदनूर है और एक एक है ब्रह्मगिरी।
ठीक है। और जो नौपशाणिक है, नौपशाणिक याद करोगे तो सारी याद हो जाएगी। पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। क्यों ढूंढते थे ऐसे अच्छे पत्थर? हमने लास्ट लाइन में अभी पढ़ा था पीछे। क्योंकि उनसे वह जो है जानवरों की खाल है उसको खोलते थे, उनसे सीलते थे, उन सब चीजों के लिए, पेड़ की जड़ों को खोदने के लिए, उन सब के लिए उनको पत्थर की जरूरत पड़ती थी। और वो चाहते थे कि पत्थर जो है हमें अच्छे अच्छे से ही मिले, अच्छे पत्थर मिले। अब आगे आते हैं भीम बेटका। अभी हमने पढ़ा था ना उसमें पूरा पाषाणिक काल वाली साइट्स में, उसमें एक आती है भीम बेटका। अब हम पढ़ेंगे भीम बेटका के बारे में। भीम बेटका आधुनिक एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इस साइट पर अब ये जो है ना क्या मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आता है, मैचिंग करनी आती है कि यहाँ इस साइट पे क्या मिला है, उस साइट पे कुरनूल गुफा वाली साइट है उस पे क्या मिला है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से ध्यान से देखें, इस साइट पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे। गुफाओं में लोग क्यों रहेंगे? क्योंकि बारिश से बचते थे, धूप से बचते थे, हवा से बचते थे। इन सब चीजों से बचने के लिए लोग गुफाओं में रहना पसंद करते थे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। शैल चित्रकला, ये जो चित्रकला है ना, इसमें क्या लग रहा है? इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई जो इंसान है ना, कोई एक मानव है, वो एक हिरण के पीछे भाग रहा है, उसको पकड़ रहा है। अब कोई भी चित्र है, अब ऐसे बोल देते हैं कि ये चित्र क्या है, कि जरूरी थोड़ी ना उसी टाइम का है। अब कोई भी चित्र है, हम अपने आसपास को देख के ही बनाते हैं। जो हमारे आसपास घटित हो रहा है ना, उस पे सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं। अब उन लोगों ने देखा होगा, हर किसी के अंदर टैलेंट होता है। पुराने जो बंदे थे, मानव थे, पुराने जो मानव थे, उनमें भी किसी ना किसी में तो ये टैलेंट होगा कि वो चित्रकला को जानता होगा। तो उसने जैसे जैसे देखा ना, वैसे वैसे ही ड्रॉ किया। उसने देखा कि कोई मानव जो है किसी जानवर के पीछे भाग रहा है, उसका शिकार करने के लिए भाग रहा है, तो उसने वैसा ही ड्रॉ किया। एक मानव बनाया और एक बनाया हिरन, और वो उसके पीछे भागता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये जो है इन्हीं चित्रकला को, जो ये कहाँ मिली? गुफाओं में मिली। अब गुफाओं में चित्रकला मिली है तो इंसान ने ही बनाई है। वहां कोई ऐसा थोड़ी ना था कि जानवर है, शेर गुफा में बैठा है, वो कहेगा चलो मैं थोड़ी ड्रॉ कर देता हूँ। वो तो करता नहीं था, आरंभिक मानव ही करता था। ठीक है। तो उन्हीं की चित्रकला हमें मिली है। ये कहाँ कहाँ मिली है? अब लोग यहाँ हमने पढ़ा भीमबेटका एमपी। तो जब जहाँ गुफाएं हैं उन्हीं गुफाओं में मिली, तो उसमें आया सबसे पहले एमपी। दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में ये चित्र मिले। ठीक है, ये जो शैल चित्रकला है ये हमें कहाँ मिली? एमपी में, मध्य प्रदेश में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से ये चित्र मिले हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति किसी जानवर का शिकार कर रहा है। यह एक गुफा, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक गुफा का बना हुआ चित्र है। इसमें अच्छे पत्थर, ये उस टाइम की दिखाई गई कि ऐसे ऐसे लोग रहते थे उस टाइम का। नेक्स्ट आते हैं साइट, पुरास्थल। साइट किसे कहते हैं? अब पुरास्थल, अब ये तो देख लिया कि हमने, हमें इन सब के बारे में जानकारी पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं। पर अब ये भी है कि ये जानकारी मिली कहाँ से? देव और लोग रहे हैं, पर मिलती कहाँ से है? ये जो साइट है, जो स्थान है, ये पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी, औजार और बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। उन स्थानों को पुरास्थल साइट कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया। कोई भी चीज है, कोई बर्तन बनाएंगे, औजार बनाएंगे। औजार अभी आपने पिक्चर में देखा था, एक पीछे चित्र में देखा था, वो औजार बन रहा था उसी औजार से ही, उसी पत्थर से, नुकीले से, शार्प से वो लोग पेड़ के नीचे से ऐसे खोद रहे थे। तो वो इन चीजों का प्रयोग क्यों करते थे? अपने काम के लिए करते थे। और बाद में वह वहीं छोड़ दिया देते थे, क्योंकि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। अब और भी चीजें होंगी उनके पास ले जाने के लिए, जरूरी थोड़ी ना सारा का सारी चीजें लेके जाएं। तो वो वहीं छोड़ दिए जाते थे। वो चीजें हमें मिलती हैं आज भी, जमीन के अंदर से, ऊपर से, और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में पाई जाती है। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। आग की खोज, अब इसके बारे में तो हम सब ने सुना है कि आग का आविष्कार ऐसे हुआ कि दो पत्थरों को टकराने से चिंगारी हुई, उससे लगा कि आग है। अब इसमें बताया गया कि क्या प्रमाण है, क्या चीज है ऐसा जिससे पता चला कि उस समय आरंभिक जो लोग थे वो आग का प्रयोग करते थे, आग जलाते थे।
तो वो उसके साक्ष्य मिले हमें कुरनूल गुफा में। यह अभी पीछे दिखाई थी मैप में कुरनूल गुफा, जिसमें इसमें मिले हैं राख के अवशेष। अब राख के अवशेष मिले हैं तो इसका मतलब लोग आग जलाना जानते थे, इसलिए राख के अवशेष मिले। राख तो वही होगी ना, अब आग जली होगी तभी राख बची होगी, तो उस चीज के अवशेष, कैसे उस चीज के अवशेष मिले। अब इसका प्रयोग, आग का प्रयोग वह किन कामों के लिए करते थे? अब कहाँ हमें उसके साक्ष्य मिले? कुरनूल गुफा में। और भीमबेटका में हमें क्या मिली थी? अभी पीछे पड़ा ना, क्या मिली थी भीमबेटका में, वो आप बताना। अब यहाँ कुरनूल गुफा में मिले हैं राख के अवशेष। इसमें जो लोग हैं, आरंभिक लोग हैं, आग जलाना सीख गए थे। अब आग का प्रयोग किन कामों के लिए होगा? हम स्टार्टिंग से देखते हैं, रोशनी के लिए करते हैं, प्रकाश के लिए करते हैं, मांस को भूनने के लिए करेंगे। अब स्टार्टिंग में तो मानव जो थे, एनसीईआरटी में, सोशल साइंस में हर चीज का अनुमान ही लगाया जाएगा। पुरातत्वविद के ये चीजों का तो अनुमान ही लगाए होंगे ना कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो ये हुआ कि मांस को भूनने के लिए। अब स्टार्टिंग में मांस को ऐसे ही खा जाते थे, तो क्या हुआ, ऐसा ऐसा सोचते हैं कि कोई आग लगी हुई थी जंगल में ऐसे, तो कोई हिरन उसके अंदर से निकल के गई, तब उस वो पूरी तरह जल गई, उसको खाया उन्होंने, खाने के बाद उनको कुछ टेस्ट आया होगा, तो वो उसका प्रयोग बाद में उस मांस को भूनने के लिए भी करने लगे। और खतरनाक जो जानवर हैं उनको दूर भगाने के लिए, क्योंकि जो जानवर भी है ना, आग जली होगी तो उसे डर के भागते हैं। इसलिए यहाँ 3 उपयोग आग के बताए हैं, एक प्रकाश के लिए, और दूसरा मांस को भूनने के लिए, तीसरा खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, यहाँ से हो गया। नेक्स्ट आता है, हमने आग की खोज के बारे में पढ़ा। कहाँ मिले इसके अवशेष? ये चीजें नहीं भूलनी है। कुरनूल गुफा में। किस चीज के अवशेष मिले हैं? राख के। वैसे कुरनूल गुफा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नाम और तिथियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम और तिथियां। आइए देखते हैं नाम और तिथियां। पुरातत्वविद यहाँ आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसमें क्या हुआ? पूरा, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। पूरा मतलब होता है प्राचीन, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पुराने पत्थर। जितने जितने पत्थर के औजारों के महत्व को इसमें बताया गया है। जैसे जैसे पत्थर के औजार जितने जितने पुराने मिलते गए, उनके आधार पर ही इनके नामों को बताया गया है। जैसे आया, सबसे पहले आया पूरा पाषाण काल। इसमें जो है अवधि बताई गई है। अब इसकी अवधि बताई है पूरा पाषाण काल की 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान। अब इतना बड़ा टाइम पीरियड हो गया, 20 लाख साल से 12,000, तो इसको क्या किया, इस काल को तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया, जिसमें आया आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, यहां तक हुआ। पूरा पाषाण काल हुआ। पूरा मतलब पत्थर, पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, प्राचीन पत्थर। और जो ये इसकी अवधि है वो कितनी है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक इसकी काल अवधि होगी। अब धीरे धीरे अगर हम नोटबुक में लिखेंगे ना, तो उसमें ऐसे लिखना कि सबसे पहले उसका मीनिंग लिख दिया, अवधि लिखी, और पूरा पाषाण के बारे में लिखा कि यहाँ इससे इसकी इतनी काल अवधि थी, इसकी कितनी मध्य पाषाण पढ़ेंगे उसके बारे में, और नव पाषाण पढ़ेंगे उसके बारे में लिखना। इसमें आगे आता है कि इसमें बताया है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां इसी काल में घटित हुई। क्यों? क्योंकि ये सबसे लंबा टाइम पीरियड है। आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये सबसे लंबा टाइम पीरियड था, इसलिए 90% कहानी इसी काल में घटित हुई माना गया। अब आता है मेसोलिथ। मेसोलिथ मध्य पाषाण युग। इसमें सबसे ज्यादा पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। ये छोटी सी लाइन है, पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं कौन से काल में। ये एग्जाम में आ जाती है ना, तो भूल जाते हैं कौन सा काल में, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग लगा देते हैं पूरा पाषाण। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा था। या नव पाषाण की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि नव पाषाण में धीरे धीरे जो है चीजों को चीजें जो है अच्छी होने लगी, उनका प्रयोग अच्छा होने लगा। पर इस चीज को, मध्य पाषाण को भूल जाते हैं। पर ये जो है पर्यावरणीय बदलाव है वो मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग में ही हुए हैं। इसकी कालावधि कितनी है? लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक इसकी कालावधि है। किसकी? मध्य पाषाण की। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इस काल में, मध्य पाषाण काल में, औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। अब
ये बात क्लियर है कि मध्य पाषाण को ही लघु पाषाण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम जो लघु छोटे होने लगे। पूरा में तो हमने पढ़ा प्राचीन पत्थर, और लघु पाषाण में पढ़ा हमने माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, छोटे छोटे औजार होने लगे। इस काल में जो औजारों का जो औजार जो हैं वो बड़े बड़े रूप से छोटे छोटे रूप में आ गए थे। नव पाषाण, नव, अब इसका नाम से ही मीनिंग निकल रहा है। नव मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, नए पत्थरों का जिनमें प्रयोग होने लगा वो आया नव पाषाण। इसमें क्या है, अगले युग की शुरुआत लगभग जहां से इसका एंड हुआ ना मध्य का, वहां से ये स्टार्ट हुआ। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। बदलती जलवायु, इसमें आया लगभग 12,000 साल पहले। पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी। अब गर्मी बढ़ने से क्या हुआ, जो कई क्षेत्र जो हैं सूखे रेगिस्तान थे, वहां पर घास वाले मैदान बनने लगे। अब अगर जहाँ पे घास ज्यादा, सबसे ज्यादा होगी, घास सबसे ज्यादा जहाँ होगी, वहीं पर क्या होगा, हिरण, भेड़, बकरी, जितने भी ये घास खाने वाले जानवर है वो उधर जाने लगेंगे, क्योंकि उनके लिए घास जरूरी है। जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने से, तापमान बढ़ने से क्या हुआ, घास वाले मैदान बनने लगे थे। अब क्या हुआ, जब ये जानवर जो हैं, जो काफी संख्या में बढ़ने लगे, तो उससे क्या हुआ, ये जो मानव थे वो उनके, हमने उसमें पढ़ा था ना कांड में क्यों घूमते थे, अब वो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो उनको वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे कैसे ये, यही जो जानवर हैं, यही सिर्फ ये वाले जो जानवर है ये खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, पर जो शेर है वो ये सब चीजें थोड़ी ना खाएगा। तो उन सब के बारे में समझने लगे धीरे धीरे, वो कैसे खा रहे हैं, क्या उसके प्रजनन का टाइम है, उसके बारे में वो जानकारी हासिल करने लगे। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगा। अब जो एक शिकारी था वो अब भोजन भोजन को प्राप्त करने के लिए इन सोर्सों को सोच पालने के बारे में भी सोचने लगा। भोजन प्राप्त होगा ना, अब जानवर अगर पाले जाएंगे उनसे दूध भी मिलेगा, अगर कोई फसल वगैरह नहीं हुई उनकी तो वह उनको खा भी सकता है। तो इन सब चीजों के लिए, और इस समय में जैसे जैसे जलवायु बदली, उन लोगों ने सोचना, देखना प्रारंभ किया, जानवरों के बारे में जानकारी हासिल करने लगे। साथ ही साथ इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। मछली को भी उसने भोजन के रूप में खाना आरंभ किया कर दिया था। अब आता है खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती, अब अब आए ना, जो हमारी लेसन का टॉपिक था, लेसन का नाम था, थीम थी उसकी, तो उसमें था ना कि भोजन उत्पादन तक। अब वो खेती करने के बारे में सोचने लगा, अब वो किसान बनने के बारे में सोचने लगा। अब आए किसान के बारे में, आइए जानते हैं। क्या क्या हुआ कि धीरे धीरे जब औरतों ने, पुरुषों ने, बच्चों ने, महिलाओं, पुरुष, बच्चों ने, सबने देखा कि गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उग रहे हैं। गेहूं, जो धान, ये सब चीजें ना प्राकृतिक रूप से उग रही हैं। तो उन्होंने, लोगों ने देखा, खाने खा के टेस्ट किया जैसा भी है, तो उन्होंने उस अनाज को बटोरना प्रारंभ किया। बटोरने लगे तो वे अनाज के बारे में, अनाज कब उगता है, कैस कब तक पककर तैयार होता है, इन सब के बारे में वो सीखने लगे। और इन अनाजों को, गेहूं, जौ, धान, इन सब को पैदा करना वो सीख गए। एक बार तो वो प्राकृतिक रूप से लगे, कहीं ना कहीं लगा लो, इंसान कब, हम सब भी है, कोई फ्रूट वगैरह कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज खाए, उसका अगर बीज निकाल के कहीं गिर गया तो उससे अपने आप ही, तो कुछ टाइम तक अगर उसे अच्छी चीजें मिलेगी, पानी मिलेगा, अगर वो अच्छी मिट्टी में चला गया तो उससे वो उगना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार उन लोगों ने भी जब ये बीज गेरे होंगे, कभी तो कुछ किया होगा, तभी तब उन्होंने उस अनाज के बारे में सोचा, देखा, उस वह कब पककर तैयार हो रहा है वो भी देखा, समझ आया, धीरे धीरे उसके बीज रखने प्रारंभ कर दिए। जो अनाज आया था उनके बीज रखने, ताकि वो लंबे टाइम तक रखेंगे और फिर उनसे नेक्स्ट टाइम फिर से अनाज, जो फसल है वो उगाएंगे। अब अब आया कि जो सबसे पहले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को,
जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह था कुत्ते का जंगली पूर्वज। ठीक है, उसके बाद आया है धीरे धीरे, सबसे पहले कुत्ते का जंगली पूर्वज, फिर उसके बाद आया कि लोग जो हैं भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक रखने लगे। अब कि ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। जो प्रारंभिक मानव है उसने सबसे पहले उन्हीं को पालतू बनाया, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ना कि वो देख रहे थे, उनकी आदतों को जान रहे थे, कैसे वो खा रहे हैं, कैसे उन्हीं को बनाया अपना पालतू जो घास खाते हैं। जैसे अब ये बोल देते हैं कि जंगली कुत्ते का जंगली पूर्वज है, वो जरूरी थोड़ी ना घास भी खाता होगा। वो फिर ये शिकारी लोग भी थे, कुछ टाइम तो ये शिकार कर रहे थे, देख रहे थे इन सब चीजों को कैसे फसल हो रही है, पर शिकार करना थोड़ी ना एकदम से छोड़ देंगे। अब जिसको ये नॉनवेज पसंद है वो एकदम से थोड़ी ना छोड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करते थे, थोड़ा बहुत शिकार करते थे, जिनको अच्छा लगे वो लोग करते थे। तो अपना बचा हुआ जो है जितना खाया खुद खाया खा लिया, उसके बाद जो है ये जो भी इनके आसपास पालतू जानवर थे उनको दे देते थे। इसलिए ये जो जानवर भी थे ना, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में आ रहा है कि सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया गया। कुत्ते को क्यों पालतू बनाया गया? अब कुत्ता जो है वो मांस भी खा लेता है, हड्डी वगैरह भी खा लेता है, और ये भी खा लेता है, रोटियां वगैरह भी खा लेता है, क्योंकि वो सब चीजें खा लेता है और एक वफादार होता है। जब भी कोई अगर शेर का आक्रमण आ रहा है, शेर कोई आ रहा है उस एरिया में, तो वो भौंक के बता देगा, है इंसान उसकी धीरे धीरे मानो भी उसकी बात समझने लगे कि ये क्यों भौंक रहा है, किस किस टाइम ये ऐसा करता है। तो इन सब के सब कारण से ही कुत्ते को पालतू बनाया गया सबसे पहले, और उसके बाद बनाया भेड़, बकरी, गाय, सुअर को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं घरेलू कर्ण की प्रक्रिया। घरेलू कर्ण की प्रक्रिया मीन्स बसने की प्रक्रिया। इसमें आता है कि बसने कब कब लगे, कैसे लगे। घरेलू कर्ण की प्रक्रिया क्या होती है? लोगों द्वारा पौधों के उगाने और जानवरों की देखभाल। घरेलू कर्ण घर में रहने से इसका तात्पर्य है। घरेलू कर्ण घर में रहना शुरू करना। अब घर में इंसान कब रहेगा? जब वह पेड़ पौधे उगाएगा, पेड़ पौधों की देखभाल करनी पड़ेगी। अब जो जानवर उसने पालतू बनाए हैं उन सब की देखभाल करने के लिए पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब आगे आता है कि ये जो पौधे और जानवर थे ना, ये भी किस वजह से अपनाए, उसके भी उदाहरण दिए हुए हैं इस बुक में। ये जो पौधे और जानवर अक्सर जंगली जानवरों से भिन्न होते हैं। जो उसने पालतू बनाए वो जंगली पौधों से जंगली जानवरों से भिन्न होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वो उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जो जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। बीमार हो रहे हैं उन्हीं को वो पालतू बनाते थे। फिर उन्हीं पौधों को चुनते थे। अब तो पशु के बारे में बात हुई, फिर आई पौधों के बारे में। उन्हीं पौधों को चुनते थे जिसके बड़े दाने हो, अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार संभाल सके, उनको ही वे प्रयोग करते थे, उनका ही इस्तेमाल करते थे। फिर आया जो ये पौधे के बीज थे, जो पौधे उगा रहे थे, उनको वो संभाल कर रखते थे। बीजों का संभाल कर रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर जब उसका पता चलेगा, धीरे धीरे इंसान ने समझा ना, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि उन्होंने समझा, तो वो बीजों को रखने लगे ताकि जब वो उसका टाइम आए तो वो उन बीजों को उगा सके, फिर से लगा सके। उसके गुणों को सुरक्षित रखने के लिए वो उन बीजों को संभालते थे। ये छोटी छोटी सी जो लाइनें होती है ना, ये ब्लू येलो बॉक्स में, इन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट में देखते हैं कि अब देखो ये पिक्चर में दो दांत दिख रहे हैं। ये है तो एक ही जानवर के, एक ही जानवर है सुअर, पर एक एक जो दांत है, एक ये जो दांत है ये छोटा है, ये बड़े दांत है दोनों एक ही जानवर के। वो जानवर है सुअर। ये जो बड़े वाले छोटे वाले दांत है, ये उस सुअर के हैं जो पालतू था। ठीक है, और जो ये बड़े वाले दांत है, ये उस जानवर के हैं, उस सुअर के हैं जो जंगली था। अब फर्क देख रहे हैं कि जो जंगली जो जानवर होते हैं ना, उसके दांत और सींग, जंगली जानवर के दांत और सींग हमेशा बड़े होते हैं किससे तुलना में, जो पालतू जानवर हैं। नेक्स्ट आता है लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी यह प्रक्रिया, पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती चली गई। जो पालतू जानवरों को करना है, पौधों को उगाना है, ये प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं ना, वो इसी प्रक्रिया की वजह से है, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया ना कौन सा टाइम में कौन से उगा रहे हैं, तो उसी उसी की प्रक्रिया से, उसी प्रोसेस से ये आज हम
भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। ये फर्स्ट लेसन में भी था। सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं और जौ है। कहाँ उगी थी? ये सुलेमान और कीर्तन की पहाड़ियों में गेहूं और जौ, जो सबसे पहले उगाई गई थी, सबसे प्राचीन फसल है जो। और कुत्ते के बाद भेड़ बकरी। अब लाइन आ गई ना, यहाँ पे कुत्ते के बाद कौन आया? भेड़ बकरी, फिर आए गाय और सुअर। ये जो चीजें हो जाती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ से। नेक्स्ट आता है एक नवीन जीवन शैली। अब हमने देखा कि जो ये शिकार कर रहे हैं, शिकार करने के लिए इधर-उधर फिर रहे थे। एक घास ज़्यादा हुई, बदलती जलवायु हुई, घास के पीछे वो उनके हिरण, मवेशियों के वो जो चारा ढूँढते थे, उनके पीछे-पीछे आने लगे। उनकी प्रक्रियाओं को, उनके खाने की आदतों को, उनके प्रजनन की चीज़ों को वो समझने लगे। धीरे-धीरे वो एक पालतू जानवर भी रखने लगे। आग के बारे में भी वो लोग जान चुके थे। अब आती है एक नवीन जीवन शैली, जिसमें अब चेंज आए हैं। एक स्टार्टिंग में जो हमने मानव के बारे में, जिस मानव के बारे में हम पढ़ रहे थे, उससे लेकर अब हम लेसन के एंड में एक नवीन जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखिए कि कोई भी जो पौधा है, अब बीज गिराया, वो अगले दिन पैदा हो गया। क्या ऐसा होता है? हर बीज को विकसित होने में एक टाइम लगता है। उसको बोने के बाद उसके देखना है, उसकी उसकी कटाई करनी है, जानवरों से उसे बचाना भी है, उसकी सिंचाई भी करनी है। इसकी फसल जो है वो कटेगी भी, फसल है वो उगने के बाद एक लंबा टाइम लेती है बीज बोने के बाद। तो इसी प्रकार से लोगों ने एक घर में रहना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि वहां सब चीजें देखनी पड़ती थी ना, उनकी सबकी देखभाल करने के लिए, पौधे जो उन्होंने लगाए हैं उन सबकी देखभाल करने के लिए उन्हें रहना पड़ता था। उन्होंने एक नवीन जीवन शैली को अपनाया। अब यहाँ पे बताया अनाज के उपयोग। अनाज का उपयोग होता है बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। भंडारण मतलब स्टोर करने के लिए, खाद्य मतलब भोजन के रूप में। अनाज इसमें आया है कि कोई भी बीज है, कुछ दिन, कुछ महीने या फिर साल लग जाता है। इसलिए एक पौधे को, जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक स्थान पर लंबे समय तक वहां पर रहना पड़ा। के बाद अनाज का उपयोग कर बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। अब अनाज है, अगर अब टाइम भी है अनाज का, तो उसमें देखते हैं हम कि अब अगर अनाज लगाया है उसमें प्राप्त किया उन्होंने, तो वो धूप वगैरह लगाना है उसमें, अच्छे से जो है फसल सूख गई होनी चाहिए, उसको तभी अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। उस जो स्टोर की हुई है वहां पे कोई जानवर आके उसको ना खा ले, तो इन सब चीजों से उसको उनको देखना पड़ता था। तो अनाज का उपयोग भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि बीज के रूप में भी देखना है ना, इसलिए वो भंडारण के बारे में सोचने लगे। अब लोगों ने क्या किया? भंडारण किस में करेंगे? स्टोर किस चीज में करेंगे? या तो वो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाएंगे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे तभी उसमें स्टोर करेंगे ना, जैसे तो ये मटके वगैरह बनाए, टोकरियां बुनी, या फिर जमीन में ही गड्ढा खोद दिया। जमीन में गड्ढा खोदा और वहां पे उसके अंदर डाल दिए, वो एक स्टोर का काम करने लगा। नेक्स्ट आते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अब अगर जानवर जो है बच्चे दे रहे हैं तो उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। देखभाल करेंगे तो उनसे दूध भी मिलेगा। अब जो है वो दूध के बारे में भी सोचने लगे, जो भोजन का एक अच्छा सोर्स है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। जानवर दूध तो देंगे ही, साथ के साथ मांस भी देंगे। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, जानवर दूध का प्रयोग करते हैं, हम मांस का प्रयोग करते हैं। जानवर से हमें दो चीजें मिलती हैं जो भोजन का एक अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट आते हैं, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो आरंभिक जो किसान हुए, पशुपालक हुए, पशुओं का पालन करा, उनके बारे में जानते हैं। अब हमने मैप में देखा था, तुमने कुछ नीले वर्ग देखे, उसमें मैप में हमने कुछ
पीले और नीले रंग के वर्ग देखे थे उसकी बात कर रही है। उनमें से कुछ बिंदु, प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है, उस स्थान को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का एविडेंस मिला, का साक्ष्य मिला। जो ब्लू कलर के वो थे, वो हमें इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। ये पूरे ये पूरे उपमहाद्वीप, ब्लू कलर के वो थे ना, महागढ़ा, बुर्ज होम, ये सब, पेयमपल्ली, मेहरगढ़, ये सब वाले। फिर उसके बाद आता है, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए ये उपमहाद्वीप, ये जो बताया है ना ब्लू कलर के वही जो महागढ़ा, चिरांद, दाउजली, हेडिंग, हुलूर, पेम्पल्ली, मेहरगढ़, बुर्जहोम जो हमने पढ़े थे, वो सब, ये सब के बारे में बताया गया कि ये जो उपमहाद्वीप थे ये आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कृषकों और पशुपालकों के होने के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये जो स्थान है, ये बस्तियां थी या नहीं, इसको जांचने के लिए उसको के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। कौन करते हैं? पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। इसमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। सबसे क्या अजीब क्या लगा कि जले हुए अनाज के दाने के जो अवशेष हैं वो जलाए हुए हैं, या तो ये गलती से जले हैं या जानबूझकर जलाए हैं। जो सोचा होगा कि बच्चे अपनी क्लास में पढ़ेंगे तो क्या पता हमारे पढ़ने के लिए डिफिकल्ट करने के लिए रखे हो, तो उसमें बताया है। इसमें आया है, वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही थी, क्योंकि वहां पे क्या मिले हैं? जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर फसलें उगाई गई थी। और वरना स्थायी जीवन क्यों आया? अभी पीछे पड़ा ना कि पौधे उगाए हैं तो उसके लिए स्थायी जीवन तो जीना पड़ेगा। घुमंतु तो हो नहीं सकते ना, घूम तो नहीं सकते ना, इतना नहीं घूम सकते ना कि उस फसल को उगा के कहीं और चले जाएं, बीज बोया और कहीं और घूमने निकल गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो कोई बंदा, कोई इंसान तो वहां रहना होना चाहिए। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर हड्डी, झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। पुरातत्वविदों को कुछ साइट पर झोपड़ियों के और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि ये जो है बुर्ज होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम कहाँ पर है? वर्तमान कश्मीर में है। सबसे पहली बात ये आ गई कि वो कहाँ स्थित है। अब यहाँ क्या करते थे लोग, ये जो जितना भी बुर्ज होम का है ना, ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में लोग कैसे रहते थे? लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। यहाँ मिली है कि पुरातत्वविद को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। दोनों ही स्थानों पर, अंदर भी जो गड्ढे के नीचे घर बनाया हुआ है उसके अंदर भी और उसके बाहर भी, दोनों ही जगह पर आग लगाने के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अब अनुमान लगाया इस चीज का, क्यों मिले होंगे? लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब ये है, इनमें से कुछ हैं जो पूरा पाषाणिक उपकरण से भिन्न है, क्योंकि वो आरंभिक टाइम से भिन्न है, इसलिए उनको नवपाषाण युग का माना गया है, क्योंकि वो अलग अलग है। अगर सेम ही होती तो ऐसे बोलते कि पूरा पाषाण युग की है। अब जब उनमें कुछ डिफरेंस हुआ तो उसको बोला गया नवपाषाण युग। इनमें अब नवपाषाण की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। इनमें वे औजार, अब पूछा जाता है ना नवपाषाण युग में कौन सा औजार? वे औजार जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली जो आज अब तक यूज हो रही है, ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। अब नवपाषाण टाइम से चल रही है ये सब चीजें, जो थोड़ा थोड़ा तो चेंज आया ही है। अब ये तो नहीं कि उसी वही ऐसे वैसे, थोड़ा थोड़ा चेंज आता गया। तो नवपाषाण युग में क्या हुई, जो उसकी औजार की जो धार है ना, आगे से जो नुकीली, वो आगे से नुकीली कर दी गई, उस पर पॉलिश भी चढ़ाई गई। ये जो उपकरण दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब नवपाषाण युग के हैं। इसमें क्या क्या आई है ना, कब
कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन से युग में उखली व मूसल का प्रयोग होता था, तो कौन से युग में होता था? नवपाषाण युग में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। क्यों क्यों मिले होंगे मिट्टी के बर्तन? क्योंकि लोग भंडारण करने लगे ना, स्टोर करने लगे, जो उन्होंने फसल वगैरह उगाई थी, जो भी अनाज उगाया था, उन सबको स्टोर करने के लिए। तो यहाँ आया कि नवपाषाण युग में इसमें कई तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और कभी कभी इन पर कोई डिजाइन भी बनाया हुआ है, कोई कोई कलाकृति मनमोहक अच्छी अच्छी वो बनाई हुई है। बर्तनों का उपयोग, अब बर्तनों का उपयोग बताया गया है, क्यों करते थे? बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए, कोई भी अब बताया ना, अनाज कोई भी फसल हो, पक के तैयार हुई, उसको भंडारण करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए बर्तनों का उपयोग करने लगे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग, फिर स्टार्ट हुआ उनमें खाना बनाना। बर्तनों का प्रयोग होने लगा खाना बनाने के लिए। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। जो शिकारी थे, जो कभी शिकार कर रहे थे, जो कभी हंटर थे, वो लोग अब खाने के लिए चावल, गेहूं और दलहन, दालें जैसे अनाज अब आहार में महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने लगे, उनको खाने लगे। और इसके साथ साथ अब क्या क्या चेंज आए, ये नवीन जीवन शैली के चेंज है, क्या क्या चेंज आ रहे हैं? इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। अब वर्ड आया कपास का, कब आया? नवपाषाण युग के दौरान आया। क्या क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही हुए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहते थे, वही अन्य लोगों ने हजारों सालों के दौरान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपनाना आरंभ किया। बहुत स्थानों पर लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब अगर जैसे फसल हो गई तो फसल खा ली, फसल का उपयोग कर लिया, अनाज हुई तो अनाज का प्रयोग कर लिया, जो भी हुई, अगर नहीं हुआ तो वही थोड़ा बहुत शिकार कर लिया, उन सबसे कर लिया। तो धीरे धीरे परिवर्तन, कोई भी चेंज है धीरे धीरे ही होता है। अब नेक्स्ट आया, ये बुर्ज होम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने पढ़ा था। गर्तवास, गर्तवास गड्ढे के नीचे के घर। क्या होती थी इसमें? सीढ़ियां भी होती थी। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मेहरगढ़ का, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इस पिक्चर को देखते हैं। इसमें जो है, ये जो है मेहरगढ़ के घर का चित्र है। इसके कैसी शेप नजर आ रही है हमें? हमें चौकोर टाइप की, या फिर बोल सकते हैं कि आयताकार के घर नजर आ रहे हैं। कमरे दिखाई दे रहे हैं इसमें, जैसे ये वाला रूम आ गया, कि ये 4 इसमें रूम नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या आया इसमें कि मेहरगढ़, मेहरगढ़ मेहरगढ़ जो वर्तमान पाकिस्तान में है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने उस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। सबसे पहले गेहूं सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ ये वही है जो फर्स्ट लेसन में हमने पहाड़ियों के बारे में बात हुई थी ना उस टाइम, उसमें सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। अब इस जो सेकंड लेसन है उसमें आया ये मेहरगढ़ के नाम से, कोई गढ़, उसमें जो पहाड़ियां हैं उनके नाम हमने फर्स्ट लेसन में जाने हैं। अब इस लेसन में इसका नाम मेहरगढ़ आया है। मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ, गेहूं और भेड़ बकरी को पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरी की हड्डियां हैं। ठीक है, हिरण की, सुअर की, जंगली जानवर और भेड़ बकरियां, जिनको उन्होंने पाला था ना, उन्हीं के अवशेष मिले। अब क्या है, मेहरगढ़ के घरों के बारे में, शेप के बारे में बताया गया है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। इसमें प्रत्येक घर में 4 या इससे ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, कुछ में वो स्टोर करते होंगे, कुछ में रहते होंगे, ये एक अनुमान लगा सकते हैं। अब आगे आता है कि अब जैसे हमारा ये टॉपिक था ना मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, तो उसके बारे में, जीवन तो हमने जान लिया, वहां पर जीवन की बात होगी, अब आती है मृत्यु की बात। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। कोई भी इंसान है, हमारे साथ सब अटैचमेंट होते हैं, इमोशनल, तो
उनके प्रति रिस्पेक्ट को दर्शाने के लिए लोगों ने क्या किया, वो लोग ऐसे सोचते थे कि अब इसकी डेथ हो गई है तो मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन है। जैसे आज भी समझा जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके नाम से कुछ भी चीजें दान की जाती है, या जीवित इंसान भी करता है कि ये चीजें मुझे अगले जन्म में मिल जाए, कहीं भी ऐसा। तो इस तरह वो ये आज वाली जो आस्था है ना, ये पहले वाली आस्था के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी है, क्योंकि इमोशनल जो अटैचमेंट है वो बताया गया है कि उन लोगों का भी था उस टाइम। मृत्यु के बाद भी वो लोग जीवन को मानते थे। वो लोग क्या करते थे, मृतकों के साथ कुछ सामान रख देते थे, जहां उन्हें वो दफनाते थे ना, वहां उनके साथ कुछ सामान भी रख देते थे, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि ये जीवन है, आगे भी जाके मृत्यु के बाद भी जीवन है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जहां वो दफनाए उनमें उन्होंने उनके सामान, उनके पास में कुछ सामान भी रखना प्रारंभ कर दिया, जैसे कि इस पिक्चर में है या यहाँ लिखा है, एक मृतक के पास साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। अब इसके साथ हमारा लेसन होता है समाप्त। अब हम क्या अब इसका थोड़ा सा रिवीजन करें, मेन मेन जो पॉइंट थे उन सब के बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले आया भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ स्थित है, आधुनिक मध्य प्रदेश में है। यह जो साइट है यहाँ पर मिली हैं गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। यो नर्मदा घाटी के पास स्थित है। अब साइट साइट किसे कहते हैं, जहां पर पुराने औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। फिर आई भीमबेटका के बाद आई कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। और सबसे पहले फिर आता है एक हुनसगी भी आया था, जो कर्नाटक कर्नाटक के पास था, वहाँ चूना पत्थर के अवशेष मिले हैं। और फिर आता है सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया गया था। और जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, यह है हमने जाना इस लेसन में। इस लेसन में हमने जाना कि सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है। पालतू जानवर हम पढ़ चुके कि कुत्ते के बाद क्या हुआ, भेड़ बकरी हुआ। फिर अब आया बुर्ज होम। बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में है। गर्तवास किसे कहते हैं, गड्ढे के नीचे के घर। कहाँ उसके एविडेंस मिले, बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में उसके अवशेष मिले। और हमने जाना कि पर्यावरणीय बदलाव सबसे पहले सबसे ज्यादा किसमें हुए, मध्यपाषाण में। हमने मध्यपाषाण ऑन मीजोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, ये सब साइटें हमने पढ़ी, उन सब के बारे में जाना। सबसे ज्यादा नियोलिथिक किसमें थी, महागड़ा, चिरांद, दार्जिलिंग, हेडिंग, हुलूर और पेमपल्ली, मेहरगढ़ में हुई। एक बसने की प्रक्रिया हुई, बसने क्यों लगे लोग, घरेलू कण क्यों स्टार्ट हुआ, पौधे और जानवरों की देखभाल करने के लिए। नवपाषाण काल में कौन से जो पत्थर हैं वो यूज किए जाने लगे, ओखली व मूसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओखली और मूसल कौन से काल में आए, नवपाषाण काल में। अखेटक के बारे में हमने जाना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था, भोजन की तलाश में, जानवरों के शिकार में, उपयुक्त मौसम के लिए और पानी की तलाश में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।